लखनऊ शहर के एक मिडिल क्लास इलाके में एक घर रोशनी से जगमगा रहा था। घर की सबसे चुलबुली और सबकी लाडली सांची की उसके प्यार साहिल से शादी जो होने जा रही थी, उसी घर के एक कमरे में सांची दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। जब उसने आईने में खुद को निहारा तो अपने ही रंग रूप पर गश खाकर बोली, आज तो मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। साहिल देखेंगे तो किसी तोते की तरह उनके होश उड़ जाएंगे। उसके पास बैठी उसके बड़े पापा की सबसे छोटी बेटी निशा ने छेड़ते हुए कहा, हाँ दीदी, वैसे मैं भी आपसे इंस्पायर हो गई हूँ। कॉलेज में ही अपने साहिल जीजू जैसे हैंडसम लड़के को पटा लिया और अब शादी करके उनके साथ सिंगापुर सेटल हो जाऊंगी। देखना, हम भी जीजू से कम हैंडसम लड़का नहीं ढूंढेंगे। ये सुनकर सांची निशा के कान खींचने लगी। अच्छा बेटा, तुम्हारी अकल क्या पिज्जा खाने गई है जो ये भूल गई कि तुम्हारे साहिल जीजू को पूरे 2 साल लगे तुम्हारी इस होनहार दीदी को पटाने में। और बेटा, पहले पढ़ाई कर लो मन लगा के, अभी से शादी के सपने देख रही हो, जेनजी कहीं की। निशा ने दांतों तले जीभ दबा ली और मासूमियत से बोली, अरे मेरी प्यारी बहना, पटाया किसी ने भी हो, लेकिन आपको उनसे इतना प्यार तो है कि उनके लिए सड़क के बीच खड़ी होकर प्यार का इजहार किया था। सांची ये सुनकर उस दिन के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठी, फिर गंभीरता से बोली, प्यार तो बहुत है उनसे, उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती निशा। ऊपर वाले की कृपा है जो आज हम एक होने जा रहे हैं। सांची मन में साहिल के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। तभी अचानक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। सांची ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके ताऊ जी का बेटा निर्मल खड़ा था। उसके कपड़े पसीने से तर थे और सांसें फूली हुई थी। सांची, साहिल और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो सब अचानक से जैसे कहीं गायब हो गए हैं। निर्मल हांफते हुए बोला तो सांची की जैसे धड़कन ही रुक गई। वो झट से स्टूल से उठ खड़ी हुई और बड़ी बड़ी हैरानी से भरी आंखों से निर्मल को देखने लगी। लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए बोली, क्या भैया, आपको आज ही का दिन मिला मेरी टांग खींचने के लिए? आज तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, मेरी शादी है आज। तभी दरवाजे के बाहर से एक कड़क आवाज सुनाई पड़ी, कोई शादी नहीं हो रही है सांची, तुम्हारी बारात नहीं आएगी। ये कहते हुए सांची के ताऊजी किशोर त्रिपाठी कमरे के अंदर आए। उनके चेहरे की परेशानी साफ बयां कर रही थी कि उनका कहा एक एक शब्द सच था। सांची ने भले ही निर्मल की बातों को मजाक समझ लिया, लेकिन उसके ताऊजी बेहद गंभीर इंसान थे और ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकते थे। तो सच में साहिल मुझसे शादी नहीं करना चाहता? सांची के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका दिल किसी सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि पास खड़ी निशा ने उसे संभाल लिया। दीदी, सांची ने कांपती आवाज में पूछा। ताऊजी, सच? अभी वो अपनी बात कह भी नहीं पाई थी कि दरवाजे से उसकी माँ राधा, उसके डैड केशव और ताई जी अनीता अंदर आए। उन सब के चेहरे पर उदासी और परेशानी भरे भाव थे। सांची की माँ राधा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने भागकर सांची को गले से लगा लिया और रोने लगे। हे भगवान, ये क्या कर डाला हमारी बच्ची के साथ? अब क्या करेंगे हम? ये क्या हो गया? सांची तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी कि चंद सेकंड में उसकी दुनिया उजड़ गई है। 2 साल से वो जिस साहिल के लिए अपने और साहिल के परिवार वालों को मना रही थी, वो साहिल बारात लेकर नहीं आ रहा था। तभी केशव जी उदास आवाज में बोले, हम खुद गए थे सांची, साहिल के घर पर ताला लगा है और वहाँ ऐसा अंधेरा है जैसे कभी शादी की तैयारी हुई ही नहीं। सांची के कानों में उनका कहा एक एक शब्द किसी गर्म लावे की तरह चुभ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? साहिल मुझसे शादी करने वाला था, आज मेरी बारात आ रही थी। पापा, आखिर वो अपने परिवार के साथ अचानक गायब कहाँ हो गया और क्यों? वो तो प्यार करता था ना मुझसे, फिर ऐसा क्या हो गया? ये कहते कहते सांची का गला रूंध गया। उसकी हालत देखकर पूरे परिवार का दिल बैठ गया। तब निर्मल बोला, यही तो समझ नहीं आ रहा है, मैंने सबके नंबर पर कॉल कर लिया, सांची की माँ, उसकी बहन, उसके जीजा जी, सबका नंबर बंद है। सांची कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट चुका है और हर टुकड़े की चुभन 1000 गुना उसके दिल में महसूस हो रही है। नीचे सब बारात आने का इंतजार कर रहे हैं, सब दोस्त रिश्तेदार, हम क्या जवाब देंगे? ये कहते हुए किशोर जी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और लड़खड़ाने लगे। निर्मल ने तुरंत उन्हें संभाला। पूरे समाज में थू थू हो जाएगी हमारी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम, हमारी इज्जत। किशोर जी की पत्नी अनीता ने उसकी बाह पकड़कर समझाया, अजी आप टेंशन ना लो जी, आपका बीपी बढ़ गया तो। फिर सांची की तरफ देखकर वो घूरने लगी। मैंने तो यही कहा था, ये लव मैरिज वीरेज सब ढकोसला है, लेकिन आप सब ने तो इस लड़की को बिगाड़ रखा था। अब पड़ गए ना लेने के देने, पूरी दुनिया में नाक कटवा दी इसने। अब कौन करेगा इससे ब्याह? इससे तो क्या हमारी निशा का भी नाम खराब होगा। हे राम, लड़की की बारात नहीं आई, अब कौन लाएगा इस घर में बारात? कौन करेगा शादी? उनकी बात सांची की तकलीफ को और बढ़ा रही थी। हाँ, उसने ही इस शादी की जिद की थी और आज उसकी वजह से ही सब हो रहा था। एक तरफ उसका प्यार शादी के पहले उसे छोड़ गया और दूसरी तरफ उसका परिवार उसकी वजह से ऐसी हालत से गुजर रहा था। हमेशा हर तरह से अतरंगी जुगाड़ लगाने वाली सांची को आज कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी कमरे के बाहर से किसी की कड़कती आवाज गूंजी, मैं करूंगा इससे शादी। ये सुनकर कमरे के अंदर मौजूद हर शख्स की नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। सदे हुए कदमों की आहट के बाद उन्हें आदमी नजर आया। उसने काले रंग का महंगा सूट पहना हुआ था, हाथों में बेशकीमती घड़ी और चमचमाते महंगे जूते। उसे देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी खानदानी रईस परिवार से था। सांची की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। तुम? तभी निर्मल हड़बड़ाते हुए बोला, आप मिस्टर अभिराज सबरवाल है ना, इंडिया फेमस क्रिमिनल लॉयर? अभिराज ने ठंडी नजरों से निर्मल की तरफ देखा और बिना जवाब दिए गंभीरता से बोला, मुझे आपकी सिचुएशन का अंदाजा है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ।
मैं इस लड़की से शादी करने तैयार हूँ। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी की झलक उतर आई। देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर अभिराज सांची से शादी करने तैयार था? क्यों? यही सवाल सबके मन में था। तभी सांची अभिराज को घूरते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कोई एक्सचेंज ऑफर है क्या? एक दूल्हा नहीं आया तो दूसरा ले लो। उसने फिर अपने घर वालों से कहा, ये वही लड़का है पापा जिससे 2 दिन पहले मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था और ये मुझ पर बड़े घमंड से पैसे निछावर करके गया था। वो तो भला हो इसके दोस्त का जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने फिर अभिराज को पॉइंट करते हुए कहा, बोलो क्या है तुम्हारा मकसद? हाँ, क्यों आए हो यहाँ? अभिराज ने शांति से 2 टूक जवाब दिया, तुम्हारी हेल्प कर रहे। सांची गुस्से से बोली, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सो कॉल्ड मदद, जाओ यहाँ से अभी। सांची की बदतमीजी से तो अभिराज की भौहें तन गई। तब सांची की ताई जी सांची को डांट लगाने लगी, तेरे तो भाग पड़े हैं सांची, तुझे कम से कम बेइज्जती से बचने का मौका मिल गया और तू है कि उस मदद को लात मार रही है। ये मत भूल, तेरे साथ हम सब भी मुश्किल में हैं। कम से कम हमारी इज्जत का तो लाज रख ले। ये बेचारा सामने से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है और तू इससे बदतमीजी कर रही है। लेकिन किशोर और केशव जी इतनी आसानी से फैसला लेने वालों में से नहीं थे। सांची के पास केशव ने अभिराज की तरफ शक भरी नजरों से देखकर पूछा, मिस्टर सबरवाल, हम जानते हैं कि आपका परिवार शहर का खानदानी परिवार है, हमारा आपका तो कोई जोड़ ही नहीं, फिर आप क्यों सांची से शादी करना चाहते हैं? इससे पहले कि अभिराज कोई जवाब देता, अनीता जी बोल पड़ी, तुम सबरी अकल का होका गवाह है। एक तो छोरा मदद करना चाह रहा है और तुम सब पुलिस की तरह सवाल जवाब करने में लगे हो। नीचे सब मेहमान बातें कर रहे हैं, अगर आज मंडप में फेरे ना हुए ना तो कल कालिक पोत लेना अपने मुंह में सब। मुझे तो कोई एतराज नहीं, ये छोरा तो उस धोखेबाज साहिल से कई गुना अच्छा है। सांची उनकी बात सुनकर अपसेट हो गए। ताई जी आप क्या कह रही हैं? हम इसे जानते भी नहीं है। और अनीता उसे घूर कर चिल्लाते हुए बोली, जानने की जरूरत क्या है? अभी बोले ना केशव और निर्मल, लायर है ये छोरा, पढ़ा लिखा नौजवान है और इस वक्त तुम्हें इस सब की पड़ी है। हमारे यहाँ इज्जत नीलाम होने को है। देख सांची, तुझे ये शादी करनी ही होगी। सांची ये सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि वो कुछ कहती अभिराज बोला, लुक, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी कर लो या कल की अखबार की ब्रेकिंग न्यूज बनो। सिर्फ समाज ही नहीं, पूरे शहर की तुम ताज़ा खबर बन जाओगी जिसकी बारात आई ही नहीं। मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उसके कहे शब्द सांची के दिल को तार तार कर रहे थे। पहले वो इस दुख को अपना नहीं सकी थी कि वो जिस इंसान से प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया और अब हालात ऐसे हैं कि उसका लिया कोई भी फैसला आने वाली जिंदगी को कठिन ही बनाएगा। सांची अभी इसी उलझन में थी कि क्या जवाब दे। तभी उसके ताऊजी, जो अब तक शांत, अपनी पगड़ी उतारते हुए आगे आए और सांची के पैरों में रखने लगे। ये देखकर सांची घबराकर पीछे हटी। ताऊजी! केशव ने भागकर उन्हें पकड़ लिया। भाई साहब, ये आप क्या? ताऊजी ने उम्मीद भरी नजरों से सांची की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, हमारे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटा, ये बदनाम होने मत दो। मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। सांची तो जैसे बुत बन गई थी। पूरे परिवार के मुखिया थे उसके ताऊजी, कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आज अपनी पगड़ी उतार दी। सांची ने एक गहरी सांस ली। सबकी आंखें उसे उम्मीद से देख रही थी। वो आंखें बंद करते हुए बोली, ठीक है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही अभिराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। वहीं सांची ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कुछ ही देर में मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे थे, लेकिन वहाँ माहौल उत्सव जैसा नहीं था, बल्कि भारी और बोझिल महसूस हो रहा था। ढोल की आवाजें सुनाई तो दे रही थी, लेकिन बिना खुशी के। जोड़े में बैठी सांची के चेहरे पर वो दुल्हन वाली चमक नहीं, बल्कि मजबूरी और नाखुशी नजर आ रही थी। और अभिराज बिल्कुल शांत, जैसे ये शादी कोई कानूनी डील हो। फेरे शुरू होते हैं और हर फेरे के साथ सांची का दिल बैठा जा रहा था। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। उसके साथ फेरे लेने वाला इंसान उसका प्यार नहीं, बल्कि एक अजनबी है, जिसके नाम के सिवा वो कुछ नहीं जानती। शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई शुरू होती है। सांची की माँ फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन सांची का चेहरा एकदम कठोर, जैसे किसी जंग को लड़ने को तैयार हो। वो अपने ताऊजी के सामने आई और फीकी मुस्कान के साथ बोली, इस घर की बेटी होने का फर्ज निभा दिया मैंने ताऊजी, घर की इज्जत नीलाम नहीं होने दी। ये सुनकर ताऊजी के साथ साथ बाकी परिवार के चेहरे पर भी उदासी छा गई। ताऊजी जानते थे उन्होंने सांची को मजबूर करके गलत किया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सांची अभिराज की महंगी कार में आकर बैठ गई। निर्मल ने गाड़ी को धक्का लगाने की रस्म निभाई और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल पड़ी। सांची अब अनजाने सफर की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अभिराज की नजर सांची पर थी। वो उसे आंसू पोंछते हुए देख रहा था। करीबन 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगलों के सामने आकर रुकी। तब कार से उतरते हुए अभिराज बोला, आज से तुम सबरवाल खानदान की बड़ी बहू बनकर रहूंगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब से तुम मेरी अमानत हो। तुम्हारे खून के हर एक कतरे पर मेरा हक है, लेकिन बंद कमरे में इतनी का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो बाहर उतर गया। वहीं उसकी बात सुनकर सांची का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? सांची रूंधे गले से बोली, लेकिन अब तक अभिराज आगे बढ़ चुका था। क्यों की थी अभिराज ने सांची से शादी? क्या मकसद था उसका? साहिल और उसका परिवार अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या इसके पीछे भी अभिराज की कोई चाल है? कैसे निभाएगी सांची इस समझौते की शादी को? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रकृति एफएम पर। सांची की आंखों में सवाल थे और दिल में एक तूफान। उसने गहरी सांस लेते हुए आखिरकार पूछ ही लिया, जब मुझे अपनी बीवी मानना ही नहीं था तो फिर ये शादी क्यों की? अभिराज ने एक पल को उसकी आंखों में झांका, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसके चेहरे पर वही बेरुखी थी, जैसे ये सवाल उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। सांची की आवाज तेज हो गई। अभिराज ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया, जैसे उसकी बात उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती।
सांची गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कार से उतरी और जब उसकी नजर सामने खड़े उस आलीशान मैंशन पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये घर नहीं, बिल्कुल किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, शानदार गार्डन, सामने एक बड़ा फव्वारा, हर कोना किसी शाही महल की तरह दमक रहा था। ये सब देखने के बावजूद भी सांची का मन बुझा हुआ था। उसने तो साहिल के घर की बहू होने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ले आई। जैसे ही अभिराज के पीछे पीछे वो अंदर आई, अभिराज की बहन अदिति और उनकी माँ गायत्री देवी की नजर उन पर पड़ी। अदिति का हंसना अचानक थम गया। गायत्री देवी की आंखें चौड़ी हो गई। सामने उनका बेटा खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके गले में वरमाला थी और उसके ठीक बगल में एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। गायत्री देवी ने यह नजारा देखते ही कड़े स्वर में पूछा, अभिराज ये सब क्या है? अभिराज ने कैजुअल तरीके से कहा, मैंने शादी कर ली है और अब से सांची इस घर की बहू है। ये सुनकर गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अदिति हैरानी से बोली, अभी आपने शादी कर ली और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी? कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है और बिना बताए अचानक से शादी? हमें खुलकर बताइए सब। अभिराज ने अपने कोट के बटन खोले और बिना जवाब दिए सीधे अंदर की तरफ बढ़ा। रुकिए! गायत्री देवी गुस्से से चिल्लाई तो अभिराज को रुकना पड़ा। आप जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। अभी आप ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकते हैं? कोई वजह तो होगी, और शादी करनी ही थी तो हमसे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये लड़की कौन है? ये इसका खानदान क्या है? सांची, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अंदरूनी हलचल महसूस कर रही थी। ये वही अभिराज था जिसने कुछ देर पहले कहा था कि वो इस रिश्ते से कुछ उम्मीद न रखे और सब घर वालों के सामने उसे पत्नी घोषित कर रहा था। अदिति ने आगे बढ़ते हुए प्यार से कहा, अभी प्लीज कुछ तो बताओ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि तुम्हें छिपकर शादी करनी पड़ी, या फिर कोई और वजह है? गायत्री देवी ने सांची की तरफ घूरा और फिर अभिराज से पूछा, अभिराज मैं पूछ रही हूँ आपसे, कहीं इस लड़की ने ब्लैकमेल तो नहीं किया? ये सुनकर सांची ने हैरानी से गायत्री देवी की तरफ देखा और तुरंत बोल पड़ी, एक मिनट, मैं इनको ब्लैकमेल क्यों करने लगी? ये शादी तो इनकी जबर। इससे पहले कि सांची आगे कुछ कहती, अभिराज बीच में सख्त आवाज में बोला, मॉम, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे ब्लैकमेल कर सके। ये शादी हो चुकी है और इसे स्वीकार करना बेहतर होगा। गायत्री देवी गुस्से से बोली, स्वीकार करना बेहतर होगा? ऐसे कैसे? बिना रस्मों बिना रीति रिवाजों के तू एक अनजान लड़की को बहू बना लाया और हम उसे अपना ले? अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर सांची पर डाली जिसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। गायत्री देवी ने फिर सवाल किया, अगर शादी इतनी जरूरी थी तो हमें क्यों नहीं बुलाया? आप जानते हैं हमारे खानदान की क्या इज्जत है, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? इस लड़की में ऐसा क्या खास है कि आपने हमें भी अंधेरे में रख दिया? आखिरकार अभिराज ने गहरी सांस ली और सांची का हाथ पकड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, इससे प्यार करता हूँ मैं, इसलिए शादी की है। सांची मेरी वाइफ है मॉम, और आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये रिश्ता नहीं बदलने वाला। ये कहकर अभिराज गायत्री देवी की तीखी नजरों के सामने से होते हुए सांची को खींचकर अपने साथ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सांची की सांसें अटक गई। प्यार? ये आदमी उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा था? वहीं गायत्री देवी गुस्से में चीख पड़ी, अभिराज, ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझे तुम? लेकिन अभिराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सांची को खींचा और अपने साथ अपने कमरे में ले आया। सांची अभिराज की बातों से हैरान थी। ये आदमी उसकी समझ से परे था। उसके सामने कुछ कहता है और घर वालों के सामने कुछ और। क्या था उसका असली चेहरा? अभिराज ने दरवाजा लगाया और झटके से सांची के हाथ से अपना हाथ हटाया और सांची के करीब आकर कसकर उसकी बाहें पकड़ ली। दर्द से सांची का राह उठी, लेकिन अभिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सख्त लहजे में बोला, बाहर मैंने जो कहा उसे सच मानने की गलती मत करना। सबके सामने तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अकेले में इस कमरे के अंदर तुम किसी अजनबी से कम नहीं, समझी? सांची ने गहरी सांस लेते हुए अभिराज का हाथ अपनी बात से हटाया और एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और ढेर सारी उलझन नजर आ रही थी। उसने अभिराज की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो फिर शादी करके हमें इस घर में लाए ही क्यों? क्या चाहते हो तुम, बोलो? हमने ऑफर नहीं दिया था शादी का अभिराज साहब, तुम आए थे हमारे घर, तो फिर सब दिखावा किस लिए? क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ? अभिराज ने ठंडी नजरों से सांची को देखा, जैसे ये सवाल उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसने कोट की बटन खोली, हाथ घुमाकर गले की टाई को थोड़ा ढीला किया और एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें जवाब चाहिए सांची? ठीक है, सुनो, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मुझे करनी थी। वजह क्या थी वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो, अब से तुम्हारी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, समझी? ये सुनकर सांची की आंखें क्रोध से भर आई। वाह, क्या लॉजिक है! तुम चाहे जो करो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को भगवान समझते हो, है ना? अरे आदमी शादी करता है प्यार के लिए या परिवार के लिए, लेकिन तुमने शादी की मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। अभिराज ने झुककर सांची की तरफ एक नजदीकी कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में ऐसा ठंडापन था जिससे कोई भी कांप सकता था। तुम शायद भूल रही हो सांची कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तुम सिर्फ इस वक्त मेरी दुनिया का एक छोटा सा बेकार हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सांची का गुस्सा बढ़ गया। वो अपना दुपट्टा झटकते हुए बोली, क्या बात कही है बड़े वकील साहब? जब मैं इतनी गैर जरूरी हूँ और तुम इस रिश्ते को नहीं मानते, तो ये भी सुन लो, मैं अभी के अभी वापस जा रही हूँ। मैं भी नहीं मानती ऐसी शादी को। ये कहकर सांची पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अभिराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और खींचकर उसे अपने करीब ले आया। अभिराज का एक हाथ सांची की कमर में था और दूसरे हाथ से उसने उसकी कलाई ऐसी पकड़ी हुई थी कि सांची के हाथ की चूड़ियां टूटकर गिरने लगी। सांची की आंखों में दर्द से आंसू छलक आए। यहाँ से जाने का सोचोगी तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी सांची। मेरी दुनिया से निकलना इतना आसान नहीं है। अभिराज की बात सुन सांची ने दांत पीसते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, और तुम मुझे कैद नहीं कर सकते अभिराज, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम जैसे चाहे नचाओगे। अभिराज ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लेट मी टेल यू वन थिंग सांची, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने इस घर के बाहर कदम भी रखा तो वो हाल करूंगा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर अभिराज ने झटक कर सांची को बिस्तर पर धकेल दिया और फिर तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। सांची ने पलटकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और उठकर बैठ गई। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ,
इसने चाहे जिस मकसद से मुझसे शादी की है, लेकिन मैं इसकी गुलाम नहीं बनूंगी। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक था। सांची फुसफुसाते हुए खुद से बोली, इस घर में इस आदमी के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती मैं। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की बालकनी में आई। नीचे एक छोटा सा लॉन था और वहां से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता। बाउंड्री वॉल को कूदकर सड़क तक पहुंचना था। सांची ने धीरे से अपने पैर में पहने घुंघरू वाले पायल उतारे और टेरेस के किनारे पहुंची। उसने चारों ओर देखा। सिक्योरिटी गार्ड्स गेट पर थे, लेकिन बाउंड्री के पीछे की तरफ कोई नहीं था। सांची ने हिम्मत जुटाते हुए खुद से कहा, भाग निकल यहाँ से। उसने तुरंत अपनी दोनों चुन्नियां निकाली और कसकर बाउंड्री पर बांध दिया और बाउंड्री के पास पहुंचकर एक लंबी सांस ली। सांची की सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कनें जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। नीचे अंधेरा था और जरा सी चूक उसे सीधे जमीन पर पटक सकती थी, लेकिन डरने से ज्यादा उसे इस कैद से निकलने की जल्दी थी। और यार हिम्मत सांची, तुम निकल सकते हैं यहाँ से। वो दुपट्टे को कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और झटके से नीचे झाड़ियों पर गिर पड़ी। उसकी कोहनी छिल गई और पैर में हल्की मोच भी आ गई, लेकिन उसके पास दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वो लंगड़ाते हुए बाउंड्री वॉल तक पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो चढ़ने की कोशिश करती, पीछे से किसी ने उसके सर पर गन बांध दी। कौन था वो शख्स? क्या वो अभिराज था? क्या सांची दोबारा भागने की कोशिश करेगी? कैसे बचेगी वो अभिराज के चंगुल से? क्या था अभिराज का मकसद? क्या अपनाएगा अभिराज का परिवार इस शादी को? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ ₹10 पर। सांची की सांसें तेज थी। वो बाउंड्री वॉल के पास लंगड़ाते हुए पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसके सर पर बंदूक रख दी। उसकी चीख गले में अटक गई। उसने पलट कर देखा। अभिराज की ठंडी गहरी नजरें उस पर जमी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे शिकारी ने अपने शिकार को दबोच लिया हो। कहाँ जा रही हो सांची? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सांची की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे इस नर्क से दूर। सांची ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अभिराज की पकड़ लोहे की तरह थी। उसने अपनी बरेली वाली टोन में तंज कसा, क्या समझ रखा है मुझे? कोई गुलाम हो जो तुम्हारे इस महल में कैद रहूंगी? अभिराज के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। गुलाम नहीं सांची, मेरी बीवी, और बीवी का फर्ज होता है अपने पति के साथ रहना। उसने सांची को खींचते हुए वापस घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। सांची ने विरोध किया, अपने पैर जमीन पर अड़ा दिए, लेकिन अभिराज की ताकत के आगे उसकी एक न चली। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, सांची चिल्लाई। ये शादी मेरा मजाक है और तुम एक ठग हो। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या? अभिराज रुक गया और सांची की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी। तुम भाग सकती हो सांची, लेकिन तुम्हारा परिवार, वो कहाँ जाएगा? सांची का दिल जोर से धड़क उठा। मेरे परिवार का इसमें क्या लेना देना? तुम मेरे पीछे पड़े हो, उनसे क्या मतलब? अभिराज ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सांची के सामने फेंक दिया। खोलो और देखो कि तुम्हारे परिवार का मुझसे कितना मतलब है। सांची ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। अंदर कुछ कागजात थे, ऑफिशियल स्टैंप लगे हुए, कुछ फोटोकॉपीज और एक हस्ताक्षर जो उसे पहचाना सा लगा। उसने कागजात पढ़ने शुरू किए और हर शब्द के साथ उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। ये उसके बड़े पापा के नाम पर थे, एक सरकारी कर्मचारी जो हमेशा ईमानदारी की मिसाल रहे थे। कागजात में लिखा था कि उन्होंने एक बड़े घोटाले में हिस्सा लिया था, लाखों रुपए की हेरा फेरी, फर्जी दस्तावेज और ऊपर से सबूत के तौर पर उनकी साइन की हुई फाइलें। ये झूठ है! सांची ने कागजात अभिराज की तरफ फेंकते हुए चिल्लाया। मेरे बड़े पापा ऐसे इंसान नहीं है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। तुमने ये सब बनाया है ना, मुझे डराने के लिए? अभिराज ने शांत स्वर में कहा। झूठ या सच सांची, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरे पास ये कागजात हैं, और अगर ये पुलिस तक पहुंच गए तो तुम्हारे बड़े पापा को जेल होगी। सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हारे पापा, माँ, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारे भाई की जिंदगी में कलंक लग जाएगा। सांची की आंखों में आंसू छलक आए। तुम इतने नीचे गिर सकते हो? मेरे परिवार को क्यों घसीट रहे हो? मुझसे जो लेना है मुझसे लो। अभिराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और सांची के चेहरे के पास आकर रुक गया। उसकी आवाज अब सख्त थी। जो लेना था वो मुझे तुमसे ही चाहिए सांची, लेकिन अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मेरे पास और भी चीजें हैं। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, एक कॉल और सब खत्म। सांची का गुस्सा और बेबसी एक साथ फूट पड़ा। क्या चाहते हो तुम? ये शादी, ये रिश्ता? मैं इसे कभी नहीं मानूंगी। तुम मुझे कैद कर सकते हो, पर मेरा दिल नहीं जीत सकते। अभिराज ने सांची की आंखों में देखा, जैसे उसकी बातों का उस पर कोई असर ही ना हो। दिल जीतने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है सांची। और तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम यहाँ रहो मेरी बीवी बनकर और तुम्हारा परिवार आजाद रहे। दूसरा, तुम आजाद हो जाओ लेकिन तुम्हारे परिवार की कैद शुरू हो जाए। चुन लो। सांची का गला रूंध गया। उसने अपने बड़ों की इज्जत, अपने घर की हंसी और अपनी माँ की आंखों का ख्याल किया। फिर उसने अभिराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो उसे और गुस्सा दिला रही थी। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, उसने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, मैं रहूंगी, लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गई। ये जंग अभी शुरू हुई है। अभिराज ने सर हिलाया। जंग? ठीक है सांची, देखते हैं तुम कितना लड़ सकती हो। उसने सांची का हाथ छोड़ा और घर की तरफ बढ़ गया। सांची ने कागजात उठाए, उन्हें मुट्ठी में भींच लिया और मन ही मन कसम खाई। सांची, ये शैतान मुझसे सब कुछ छीन सकता है पर मेरा हौसला नहीं। घर के अंदर गायत्री देवी और अदिति हॉल में बैठे थे। सांची को अभिराज के साथ आते देख गायत्री देवी ने मुंह बनाया। आधी रात को तुम दोनों बाहर थे? ये सब क्या हो रहा है? कोई इज्जत मर्यादा है भी या नहीं इस लड़की में? मैंने कहा था अभिराज, ये हमारे घर के लायक नहीं, इसे बाहर निकालो। अदिति ने कमजोर आवाज में कहा। माँ, अभी अभी इनकी शादी हुई है, उन्हें जीने दो अपने तरीके से। उसने सांची की तरफ देखा और मुस्कुराई। आओ मेरे पास बैठो।
सांची ने अदिति की नर्म आंखों में देखा। उसकी मासूमियत ने उसे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन अभिराज की धमकी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो चुपचाप अदिति के पास बैठ गए और उसका मन उथल पुथल में था। अभिराज ने माँ को देखा। ये यहाँ रहेगी माँ, आपको पसंद हो चाहे ना हो, शी इज माई वाइफ, और कोई सवाल नहीं। फिर उसने सांची की तरफ एक नजर डाली और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। सांची ने सोचा, अच्छी ये कागजात सच है या झूठ? बड़े पापा ने ऐसा कुछ किया भी है या ये अभिराज की चाल है? सांची उसने फैसला किया, वो सच की तलाश करेगी। अगर अभिराज के पास और सबूत है तो वो क्या है, और अगर ये सबूत झूठ है तो वो इस शैतान को उसकी औकात दिखाएगी। उस रात सांची को अभिराज के कमरे में सोना पड़ा। कमरा बड़ा था, आलीशान था, पर सांची के लिए ये किसी जेल से कम नहीं था। अभिराज ने उसे बिस्तर पर सोने को कहा। ये तुम्हारा हक है, बीवी हो ना? उसकी आवाज में तंज था, पर सांची ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, जबकि अभिराज सोफे की तरफ बढ़ा और वहां लेट गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सांची के मन की उथल पुथल की आवाज गूंज रही थी। वो देर रात तक जागती रही। उसकी आंखों के सामने बड़े पापा का चेहरा घूम रहा था, वो शख्स जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर कहते थे, सांची इज्जत से जीना, दुनिया कुछ भी कहे। और अब अभिराज के कागजातों ने उस इज्जत पर सवाल उठा दिया था। क्या वो सच थे या ये सब अभिराज का खेल था? सांची ने तकिए को मुट्ठी में बींच लिया। नहीं, उसने मन में कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, इस शैतान को उसकी औकात दिखाऊंगी। नींद ने उसे कब घेर लिया पता ही नहीं चला। अभिराज ने सांची की तरफ देखा और कि वो चैन से सो रही है, तो वो उठकर चुपचाप कमरे से बाहर आकर अपने स्टडी रूम में आ गया। उसने अपनी गन टेबल पर रखी और साफ करते हुए बोला, बस 7 महीने इस लड़की को इस घर में झेलना पड़ेगा, फिर मैं उसे आजाद कर दूंगा। ये कहते हुए उसने गन उठाई और गौर से देखने लगा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसने गन टेबल के ड्रॉर में रखकर लॉक किया और कहा, आ जाओ। अंदर एक नौजवान आदमी आया। उसे देखते ही अभिराज ने कंफ्यूज होकर कहा, जीजा साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? बनारस का काम हो गया? वैभव अभिराज के सामने आकर बैठ गया। हाँ, काम हो गया, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया अभिराज? हमें अदिति ने बताया तुमने उस लड़की से शादी कर ली। ये सुनकर अभिराज का चेहरा ठंडा पड़ गया। तो क्या हुआ, शादी करना कोई पाप नहीं? वैभव ने कहा, पाप नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर शादी करना गुनाह है। अभी अभिराज ने ठंडी आंखों से वैभव को घूरा और बोला, मुझे जो चाहिए उसके लिए ये शादी जरूरी थी। सांची को अपने कंट्रोल में रखने का यही रास्ता था जीजा साहब। वैभव गुस्से में बोला, और भी रास्ते हो सकते थे, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर, तुमने भी क्राइम में हाथ डाल ही दिया। अभिराज इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तब वैभव गुस्से में उठकर जाने लगा। फिर दरवाजे के पास पहुंचकर अभी की तरफ देखकर पूछा, कभी सोचा है जिस दिन सांची को सच का पता चलेगा क्या होगा, और तुम्हारी बहन अदिति वो कैसे रिएक्ट करेंगी? अभिराज तुरंत गंभीर आवाज में बोला, ये सच कभी बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं। वैभव झल्लाते हुए स्टडी रूम के बाहर आया तो सामने सांची खड़ी थी। उसे देखकर वैभव की सांसें थम गई। वो मन ही मन बोला, सांची ने सब सुन लिया? अगर ये राज उसे पता चल गया तो? क्या था वो राज जो अभिराज छिपा रहा था? क्यों की थी उसने सांची से शादी? क्या सांची सच का पता लगा पाएगी? क्या साहिल को गायब करवाने में उसका हाथ था? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सांची ने वैभव को सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आप यहाँ? वैभव मुस्कुराया और मन ही मन बोला, थैंक गॉड इसने कुछ नहीं सुना। वो सांची से बोला, हाँ, हम अदिति के हस्बैंड हैं वैभव, बहुत रात हो गई, सो जाइए। ये कहकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गया। सांची भी अपने कमरे में आई। वो अभी थोड़ा शौक में थी। उसे तो लगा कि वैभव अभिराज का दोस्त होगा। उसे वो दिन अच्छे से याद था जब वो पहली बार अभिराज से टकराई थी। असल में उसकी हल्दी के दिन वो बड़ी माँ की दवाई लेने केमिस्ट की शॉप गई थी। वो स्कूटी खड़ी करके मेडिकल के अंदर गई। उसने मेडिकल में खड़े शॉपकीपर को दवाई की चिट्ठी देकर कहा, भैया ये दवाइयाँ दे दीजिए जल्दी से। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। उसे ऐसे देखते हुए सांची को कुछ अजीब लगा, तो उसने अपने चेहरे में हाथ फेर कर देखा तो उसे समझ आया कि वो अपनी हल्दी वाला आउटफिट और फ्लावर ज्वेलरी सेट पहनकर ही बाहर आ गई थी। वो मन ही मन फुसफुसाई, सांची तू भी ना एक नंबर की गधी लड़की है, कम से कम कपड़े तो बदल कर आती। उसे मन ही मन तो बड़ी शर्म आई, लेकिन उसने दुकानदार को ये महसूस नहीं होने दिया। उसने उल्टा उसे फटकार लगाते हुए कहा, ओ भैया मुझे देखते ही रहोगे या फिर ये दवाइयाँ भी दोगे? माना कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपना काम धाम ही भूल जाओ। इतना कहकर वो हंसने लगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर सकपका गया और फटाफट उसके हाथ से चिट्ठी लेकर उसे दवाइयाँ निकाल कर देने लगा। सांची एक जिंदा दिल लड़की थी। अपने बेबाक अंदाज से अक्सर वो लोगों को चौंका दिया करती थी। उसका झल्लापन और खुश मिजाज रहना ही उसको बाकी लोगों से अलग बनाता था। सांची ने फटाफट से दवाई ली और पेमेंट करके अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी रेंज रोवर आकर खड़ी हो गई। वो फटाफट अपनी स्कूटी से उतरकर उस गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने तेज आवाज में कहा, ओ हेलो, दिखाई नहीं देता क्या? बिल्कुल मेरी स्कूटी के सामने गाड़ी लगाने का क्या मतलब है? क्या आप अपनी ये बड़ी सी गाड़ी कहीं और पार्क नहीं कर सकते थे? एक तो मुझे ऐसे ही देर हो रही है और ऊपर से आपकी वजह से मैं और भी लेट हो रही हूँ। तभी गाड़ी के अंदर से सूट बूट पहने एक आदमी निकला। उसने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। शायद उसे सांची की कही हुई कोई भी बात सुनाई नहीं दी। निकलते ही पहले उसने अपना ब्लेजर ठीक किया। लंबाई में वो 6 फुट और उम्र में 28 साल का लग रहा था और उसकी पर्सनालिटी को देखकर कोई भी अजनबी ये अंदाजा लगा सकता था कि वो कोई बिजनेसमैन ही होगा। शायद वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। बात करते हुए वो एकदम सांची के किनारे से होते हुए मेडिकल के अंदर चला गया, जैसे उसने सांची को देखा ही ना हो। उसकी इस हरकत पर सांची को बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी तरफ देखते हुए जोर से कहा, ओ हेलो, मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे भी रहा है या नहीं? अभी भी उस नौजवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सांची को उसकी ये हरकतें अजीब लग रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाई, कैसा अजीब आदमी है, मैं कब से इसे चिल्ला रही हूँ और ये है कि मुझे इग्नोर करके जा रहा है।
ये अपने आप को समझ क्या रहा है? सूट बूट पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है क्या? इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ, अभी इसकी हीरोगिरी निकल जाएगी। वो तुरंत मेडिकल स्टोर के अंदर गई और उसने दोबारा ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तब से तुमसे कुछ कह रही हूँ। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो अपना ये बड़ा सा काला डब्बा घर छोड़कर आया करो। ऐसे मेरी स्कूटी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने का क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर आराम से फोन पर बात कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? वो आदमी अभी भी सांची की बात का ना ही कोई जवाब दे रहा था, ना ही वो कुछ रिएक्ट कर रहा था। उसने मेडिकल से अपनी दवाई ली और चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी चालू करके उसने गाड़ी रिवर्स की और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। सांची को उसकी इन हरकतों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो उसके बाल पकड़कर नोच ले, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखकर वो मन ही मन बोली, इस चुचुंदर को तो मैं अभी बताती हूँ, इसने मुझे समझ के क्या रखा है। सांची ने मन ही मन कुछ सोचा और फटाफट से अपनी स्कूटी चालू करके तेज स्पीड से उस ब्लैक रेंज रोवर का पीछा करने लगी। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अपनी स्कूटी रेंज रोवर के सामने ले आई और उसकी गाड़ी के सामने सामने वो अपनी स्कूटी चलाने लगी। उसकी हरकतों को देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो स्कूटी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांची कहाँ हार मानने वाली थी। जानबूझकर वो उसके सामने सामने स्कूटी चला रही थी। कुछ दूर पर एक सिग्नल था। सांची ने सिग्नल देखा नहीं था। दरअसल उसका तो ध्यान ही उसके पीछे आने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को परेशान करने में था। लेकिन अचानक से ही उसने देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल रही है, तो उसने अपनी गाड़ी अचानक से रोकी, जिस वजह से उसके पीछे जो रेंज रोवर आ रही थी वो सीधा आकर उसकी स्कूटी से जा टकराई। टक्कर ज्यादा जोर की नहीं थी, लेकिन फिर भी सांची अपनी स्कूटी सहित गिर पड़ी। उसके आसपास कुछ लोग आकर खड़े हो गए और सांची की मदद करने की कोशिश करने लगे। तभी गाड़ी से वैभव नीचे उतरा। उसने पहले उसकी स्कूटी उठाई, उसके बाद उसने सांची की ओर हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। आपको चोट तो नहीं लगी? चलिए आपको हॉस्पिटल ले चले। सांची ने फटाफट से कहा, नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इतनी चोट नहीं आई, लेकिन मेरी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। इस आदमी से कहो कि मेरी स्कूटी ठीक कराने का खर्चा दे दे, बस इतना काफी है। सांची की बात सुनकर उस नौजवान ने कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे के लिए ही तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने सामने अपनी स्कूटी चला रही थी, है ना? ये लो। इतना कहकर उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सांची के ऊपर फेंक दी। 500 के नोट सांची के ऊपर गिर रहे थे। उस नौजवान ने आगे कहा, पैसों के लिए तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। इतना कहकर वो पलटा और सीधे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने यू टर्न किया और वहां से तेजी से निकल गया। सांची उसे देखती ही रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति उसकी बात का ऐसा मतलब निकालेगा। वो मन मारकर रह गई, लेकिन उसे मन ही मन उसकी इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। जब वो पैसे उठाने के लिए उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि वहाँ के सारे पैसे गायब हो चुके हैं। वहाँ खड़े लोगों ने पैसे उठा लिए थे और वहाँ से जा चुके थे। सांची ने ये सब देखकर मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। लोग इतने सेल्फिश हो गए, मेरे पैसे उठाकर भाग गए। तभी वैभव उसे जिद करके सामने क्लिनिक लेकर गया और उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही उसे वापस भेजा। साथ ही स्कूटी ठीक करवाने के पैसे भी दिए। ये सोचते हुए सांची की आंख लग गई। जब अभिराज कमरे में आया तो सांची सो रही थी। वो बिल्कुल सांची के सामने जाकर उसके सोते हुए चेहरे को निहारने लगा। अगर तुम काम की नहीं होती तो इस बिस्तर तो क्या, इस घर पर कदम रखने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी। ये सोचकर वो सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह उसकी नींद फोन की रिंगटोन की वजह से खुली। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दोस्त रेयान का कॉल था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, रेयान की एक्साइटेड आवाज सुनाई पड़ी, ब्रो, मेरी बहन रिया वापस आ रही है। इस बार तेरे पास मौका है अभिराज, ये मौका हाथ से मत जाने दे। चल आज 4 बजे तू भी उसे लेने एयरपोर्ट चल दे, वो और इम्प्रेस हो जाएगी। रिया का नाम सुनते ही अभिराज की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। सख्ती की जगह एक हल्की सी बेचैनी और उम्मीद ने ले ली। ठीक है, मैं आता हूँ, उसने कहा और फोन रखकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। कौन थी ये रिया? क्या अभिराज रिया को पसंद करता था? तो फिर उसने सांची से शादी क्यों की? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दरवाजे की खटखट सुनकर सांची ने आंखें मली और चारों तरफ देखा। अभिराज कमरे में नहीं था। उसने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। सामने अदिति खड़ी थी। उसके हाथ में एक थाल थी जिसमें कुछ साड़ियां और गहने रखे थे। उसकी मुस्कान इतनी नर्म थी कि सांची का मूड थोड़ा हल्का हो गया। सांची, ये तुम्हारे लिए, अदिति ने प्यार से कहा। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। सांची ने साड़ियां देखी, लाल, हरी, सुनहरी, हर एक से दूसरी शानदार। गहनों में चूड़ियां, झुमके और एक मंगलसूत्र भी था। उसने अदिति की तरफ देखा। ये सब मेरे लिए? पर क्यों? अदिति ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्योंकि आज सत्यनारायण की पूजा है। हमारे घर का रिवाज है, शादी के बाद पहली पूजा जरूर होती है। तैयार हो जाओ सांची। सांची को अदिति की बातों में एक अजीब सुकून मिला। इस घर में जहाँ हर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अदिति अकेली थी जिसके दिल में साफियत झलकती थी। उसने सर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। अदिति मुस्कुराई और चली गई। सांची ने साड़ी पहनी, लाल रंग की, किनारों पर सुनहरी जरी। गहने पहनते वक्त उसका मन भारी था, पर वो तैयार हो गई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अभिराज बाहर आया, तौलिया कंधे पर डाले हुए। उसने सांची को देखा, पर उसकी नजरें ठंडी थी। मुझे काम है, पूजा में नहीं बैठूंगा, उसने बिना रुके कहा। आज उसे एयरपोर्ट जाना था। 4 साल बाद रिया लौट रही थी। उसे देखने के लिए अभिराज कितना तड़प रहा था सिर्फ वो ही जानता था। सांची कुछ बोलने वाली थी, पर अदिति फिर कमरे में आई। अभी प्लीज, ये शादी के बाद की पहली पूजा है, तुम्हें बैठना होगा। तुम इस घर के नियम नहीं तोड़ सकते। उसकी आवाज में मासूमियत थी जो अभिराज को पिघला गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है दी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अदिति खुश हो गई। और सांची के घर वालों को भी बुला लो। उन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभिराज ने एक नजर सांची पर डाली। हाँ, उन्हें सब पता है, शादी उनकी मर्जी से हुई है। फिर उसने फोन उठाया और बालकनी में जाकर सांची के परिवार को कॉल कर दिया और साथ ही कहा, अंकल, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ये पता चले कि ये शादी किन हालातों में हुई है। केशव जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो।
बाहर हॉल में पूजा की तैयारियां चल रही थी। हॉल में फूलों की मालाएं सजी थी, अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। सांची अदिति के पास बैठी थी। जब गायत्री देवी वहां आई, उन्होंने सांची को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसा। अरे वाह, तूने तो ऐसे पैसे और गहने देखे भी नहीं होंगे, है ना? सांची का खून खौल उठा। उसने अपनी बरेली स्टाइल में मुंह खोला। हाँ, नहीं देखे, क्योंकि रुपए पैसे जैसे बेकार चीजों के बजाय मेरे घर वालों ने मुझे संस्कार के गहने पहनाए हैं। लेकिन आप ये बात कभी नहीं समझेंगी। ये सुनकर गायत्री देवी का मुंह लटक गया। वो कुछ कहने वाली थी, पर तभी दरवाजे पर सांची के माँ बाप और बड़े पापा आ गए। सांची की माँ राधा ने उसे गले लगा लिया। सांची, तू ठीक है ना? गायत्री देवी ने फिर नाक से कोड़ी। अरे, ये गवार लोग भी आ गए। लगता है पूरा गांव यहाँ बसने वाला है। सांची के बड़े पापा केशव का चेहरा सख्त हो गया, पर वो चुप रहे। तभी अभिराज आगे आया। उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ, बस करो, ये मेरे ससुराल वाले हैं, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। आप कम से कम घर आए मेहमानों की इज्जत करना मत भूलिए। गायत्री देवी चौंक गई। सांची भी हैरान थी। अभिराज ने उसके परिवार का साथ दिया। वो शख्स जो कल रात उसे धमकियां दे रहा था, आज उसकी माँ को डांट रहा था। सांची की नजरें अभिराज पर टिक गई। उसका चेहरा अब भी ठंडा था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सांची समझ नहीं पाई। अदिति ने सांची के परिवार का अच्छे से स्वागत किया। पूजा शुरू हुई। सांची और अभिराज साथ बैठे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, पर सांची का मन कहीं और था। वो सोच रही थी, इस आदमी का कौन सा चेहरा असली है? धमकी देने वाला या परिवार का साथ देने वाला? पूजा के बाद अभिराज का घर शांति से भर गया था। सांची के माँ बाप और बड़े पापा हॉल में बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सुकून था। अभिराज ने जिस तरह गायत्री देवी को डांटकर उनके सम्मान की रक्षा की थी, उससे उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ। उन्हें डर था कि सांची को अभिराज से शादी करने के लिए मजबूर करके कहीं उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी। लेकिन आज अभिराज के इस रवैये ने उनके दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। राधा ने सांची के हाथ को थामकर धीरे से कहा, सांची, तू ठीक है ना? हमें तो यही डर खाया जा रहा है कि कहीं हमने तेरे साथ गलत तो नहीं किया। सांची ने माँ की आंखों में देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, अभिराज की धमकियों के बारे में, उन कागजातों के बारे में, पर उसने होंठ खींच लिए। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। केशव, सांची के बड़े पापा, चुपचाप सब सुन रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वो कुछ सोच में डूबे हों। सांची की नजर उन पर पड़ी। वो उनसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या सचमुच आपने कुछ गलत किया था? क्या अभिराज के कागजात सच है? पर वो सीधे सवाल नहीं कर सकती थी। बड़े पापा हमेशा उसके लिए एक मिसाल रहे थे, और अगर वो सचमुच गलत थे तो सांची का दिल टूट जाता। थोड़ी देर बाद जब पूजा का प्रसाद बट रहा था, सांची ने मौका देखकर बड़े पापा को एक तरफ बुलाया। वो दोनों हॉल के कोने में खड़े हो गए। सांची ने हल्के स्वर में कहा, बड़े पापा, आप तो हमेशा कहते थे ना कि इंसान को सच के साथ जीना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। केशव ने सांची की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। हाँ बेटा, ये तो मैंने तुझे बचपन से सिखाया है, आज अचानक ये बात क्यों? सांची ने गहरी सांस ली। वो सीधे नहीं पूछ सकती थी, पर उसे कुछ तो पता करना था। बस यूं ही, कभी कभी लगता है कि जो दिखता है वो सच नहीं होता। जैसे जैसे कोई इंसान बाहर से साफ दिखे, पर अंदर से कुछ छुपा रहा हो। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? केशव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो एक पल चुप रहे, फिर बोले, सांची, दुनिया में हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, पर मैं कभी अपने सिद्धांतों से नहीं हटा। ये सुनकर सांची को सुकून मिला। उसे यकीन था कि उसके बड़े पापा गलत नहीं करेंगे, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स अभिराज के पास आए कैसे? थोड़ी देर बाद सांची के माँ बाप जाने की तैयारी कर रहे थे। राधा ने सांची को गले लगाया। बेटा, कुछ गलत लगी तो हमें बताना। हमने तुझे इस शादी के लिए मजबूर जरूर किया, लेकिन अगर तुझे तकलीफ हुई तो तेरे लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सांची ने सर हिलाया, पर उसका मन भारी था। वो चाहती थी कि वो सब कुछ अपनी माँ को बता दे, पर अभिराज की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। बड़े पापा ने भी सांची को देखा और कहा, अभिराज ठीक लड़का लगता है, शायद हमारा फैसला गलत नहीं था। सांची के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर उसका दिल चीख रहा था, ठीक लड़का? ये शैतान है बड़े पापा। जैसे ही सांची का परिवार गया, गायत्री देवी फिर सांची के पास आई। तेरे माँ बाप को देखकर लगता है इनसे तो भिखारी भी बेहतर होंगे। सांची का गुस्सा फिर भड़क उठा। नजरिए का फर्क है मम्मी जी। गायत्री देवी गुस्से से लाल हो गई, पर तभी अदिति वहां आ गई। माँ, सांची को ताने मारना बंद करो, वो इस घर की बहू है। उसने सांची का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। अदिति के कमरे में सांची ने उससे पूछा, तुम सबके सामने मेरे लिए क्यों बोलती हो? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम इस घर को बदल सकती हो सांची। अभी सख्त है, पर उनका दिल बुरा नहीं है। धीरे धीरे तुम जान जाओगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस शादी के पीछे कोई कहानी है। आखिर अभिराज को मुझसे बेहतर कौन समझता है? मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सांची की आंखें चौड़ी हो गई। तभी अदिति आगे बोली, लेकिन जो भी हुआ हो, अब तुम उसकी वाइफ हो। ये सच कोई नहीं बदल सकता। अदिति से बात करने के बाद सांची कमरे में आई। सांची ने मन में ठान लिया, मुझे सच ढूंढना होगा, बड़े पापा के बारे में, अभिराज के बारे में। ये खेल अब मेरा है। सांची ने फोन उठाया और कुछ बड़े लॉ फर्म्स में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इधर अभिराज स्पीड से गाड़ी चला रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सवाल हो। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक एक ट्रक सामने आया। अभिराज ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और हादसा होते होते बचा, लेकिन वो रुका नहीं। किसी भी कीमत पर उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। एयरपोर्ट की भीड़ में अभिराज तेज कदमों से टर्मिनल की ओर बढ़ा। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसने रेयान को देखा, जो एक लड़की से बात कर रहा था। रेयान ने अभिराज को देखते ही हाथ हिलाया और हट गया। जैसे ही लड़की का चेहरा अभिराज को देखा, वो ठिठक गया। वो थी रिया। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो अभिराज के दिल को छू गई। अभिराज धीरे से बोला, रिया? कौन है रिया? क्या रिश्ता है उसका अभिराज से? क्या रिया की वापसी बनेगी अभिराज और सांची के कमजोर रिश्ते के बीच की दरार? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नई चाल चली है,
कैसे निकलेगी सांची अभिराज के चंगुल से, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मेरी नौकरी लग गई, हाय रब्बा, मैं वकील बनने वाली हूँ। खुशी में झूमती हुई सांची सामने खड़ी अपनी सास के गले से लग गई। मम्मी जी, मेरी नौकरी लग गई, अब मैं भी कोर्ट में केस लड़ूंगी और ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलूंगी। ऐसी दलीलें दूंगी ना कि सबकी छुट्टी हो जाएगी। गायत्री देवी उसकी इस हरकत से इतनी शॉक्ड थी कि कुछ देर के लिए तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाई, और फिर थोड़ी देर बाद झटके से खुद को अलग करते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बेहूदगी है, मुझे मत छुओ ऐसे, और तुम्हारी नौकरी लग गई तो क्या हुआ, तुम कभी मेरे बेटे के लायक नहीं बन सकती, समझी। सांची अचानक शांत हो गई और उनसे थोड़ा दूर हटते हुए कहा, अरे मम्मी जी माफ कीजिए, खुशी में झल्ली हो गई थी, मैं कहाँ बबूल के कांटे से लिपट गई। ये सुनकर गायत्री देवी का पारा चढ़ गया